अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने आप लोगों को जो है 9 लेक्चर्स तक करवा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि भाई 9 लेक्चर्स तक आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे ए टू जेड टॉपिक्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज थोड़ा सा ये वाला जो लेक्चर 10 का टॉपिक है थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसके अंदर ये है कि हम डाटा रीप्रोसेसिंग के ऊपर जो है प्री प्रोसेसिंग के ऊपर पढ़ेंगे। उसमें टेक्निक्स हम पढ़ेंगे जिसमें क्लीनिंग के रिलेटेड टेक्निक्स हैं और उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग भी होगी जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी ये जो मैंने लेक्चर्स बनाया हुआ है इसके अंदर मैंने एक 11 लेक्चर्स भी साथ में ऐड किया हुआ है। हम 11 लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे जिसमें स्टैमिंग और लिमिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी जस्ट 10 के अंदर हम क्लीनिंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे, डाटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बहुत दफ़ा पढ़ा चुका हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग का टॉपिक, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं हम। In reverse engineering or reverse transformations, modify the source data rather than generate a new target data instance. Some examples of reverse transformation include update through view data generation and data cleaning and repair. Lexical analysis is one of the useful techniques of reverse engineering, which one of the aim is to enhance the quality of data with the help of pre-processing techniques such as cleaning, stemming और लिमिटाइजेशन। अच्छा, स्टैमिंग और लिमिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसी के अंदर ही है, ठीक है। वो लेक्चर 11 है क्योंकि वो थोड़ा सा समझने वाला है, ये समझ में आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। देखो भाई, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि भाई हम बेसिकली पहले से हमारे पास जो मौजूद सोर्स डाटा को हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ना कि मतलब कि इस तरीके से कि हम नया कोई टारगेट डाटा को जो है जनरेट करें। अब इसमें जो है ना कुछ मतलब के मुख्तलिफ तरीके और टेक्निक्स बेसिकली इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल्स के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास है कि भाई आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि डाटा अपडेट्स थ्रू व्यू, ठीक है। वो क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर अगर ये समझो कि आपके पास एक पुरानी कस्टमर डाटाबेस है, ठीक है। अगर आपको मतलब ये कुछ कस्टमर्स की जो है डिटेल अपडेट करनी है तो आप क्या करोगे? तो आप एक व्यू बना सकते हैं जो मतलब क्या करेगा, जो सिर्फ उन स्पेसिफिक कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को देखता है। फिर आप उनकी ना डिटेल्स को आसानी से मतलब कि अपडेट कर सकते हैं बिना मतलब के पुराने डाटा को खराब किए। डाटा जनरेशन क्या चीज़ है? डाटा जनरेशन, अब उसमें भी एक मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ रियल टाइम, कि अगर आपको किसी मतलब पुरानी सॉफ्टवेयर के लिए ना डाटा बनाना है तो आप मतलब कि एग्जिस्टिंग जो डाटा होगा उसको आप एनालाइज करके नया डाटा बेसिकली पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एक पुरानी सेल्स रिकॉर्ड है तो आप उन्हें देखकर अपना नया सेल्स जो है उसकी प्रोडिक्शन जो है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास थर्ड दिख रहा होगा, डाटा क्लीनिंग एंड रिपेयर, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर मैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपके पास एक कस्टमर का फीडबैक डाटा सेट है, लेकिन कुछ डाटा उसके अंदर एंट्रीज जो हुई है वो गलत है। तो अब आप क्या करोगे? आप डाटा क्लीनिंग की टेक्निक्स, मतलब कौन कौन सी टेक्निक, जैसे कि उसके अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप ठीक करना या फिर डुप्लीकेट एंट्रीज को आपने हटाना, वो बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं। ये डाटा को ठीक करने से क्या हुआ कि आपको ना बेहतर बेसिकली इंसाइट्स जो होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में है। तो लेक्सिकल एनालिसिस में मैं छोटा सा तुम्हें समझा देता हूँ। वैसे लेक्सिकल एनालिसिस एक यूजफुल टेक्निक्स होती है रिवर्स इंजीनियरिंग की, जिसके अंदर हम अपने क्वालिटी ऑफ डाटा को मतलब कि एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसिंग। और इसके अंदर जो टेक्निक यूज होती है वो क्लीनिंग की टेक्निक, जो कि हम लेक्चर 10 के अंदर पढ़ेंगे, और स्टैमिंग और लिमिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे लेक्चर 11 के अंदर, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूँ इसकी, कि अगर आपके पास एक टेक्स्ट डाटा सेट पर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जहां आपको फीडबैक का एनालिसिस करना है, तो आप क्या करोगे? आप लेक्सिकल एनालिसिस टेक्निक जिसमें स्टैमिंग का कॉन्सेप्ट है। स्टैमिंग क्या होता है, ठीक है, छोटा सा बता देता हूँ। स्टैमिंग का मतलब ये, उसको भी एग्जांपल से बताता हूँ। जहाँ आप रनिंग को, रनिंग का मतलब भागना, जहाँ आप रनिंग को रन में जो है आप बदल देते हैं, और लिमिटाइजेशन का मतलब होता है जहाँ आप बैटर को गुड में बदल देते हैं। ये बेसिकली आप इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या हुआ कि आपकी एनालिसिस की क्वालिटी जो होती है ना वो बेहतर होती है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी यहाँ पर बात थी। अब आपके पास जो है डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा प्री प्रोसेसर ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू अ फॉर्मेट दैट इज मोर इजीली एंड इफेक्टिवली processed in data mining, machine learning, and other data science tasks. Data pre-processing is the concept of changing the raw data into a clean data set. The data set is pre-processed in order to check missing values, noisy data, and other uh, inconsistencies before executing it to the algorithm. अच्छा, डाटा प्री प्रोसेसिंग का मकसद क्या होता है? वो ये है कि भाई डाटा को ऐसे फॉर्मेट में आपने तब्दील किया जाए जो बेसिकली क्या करे, जो डाटा माइनिंग और या मशीन लर्निंग या फिर दूसरे भी कोई भी डाटा साइंस के टास्क के लिए जो है आसानी से और बेहतर तरीके से आप प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। अब डाटा प्रोसेसिंग के जरिए ना आप रॉ डाटा को क्लीन डाटा सेट्स में बदला जाता है। और ये डाटा सेट्स मतलब क्या होता है? ये डाटा सेट चेक किया जाता है ताकि आपकी कोई भी मिसिंग वैल्यूज हो जाए या फिर नॉइजी डाटा हो जाए या फिर आपके पास दूसरी इनकन्सिस्टेंसी वाली जो है उनको पहचाना जा सके, ठीक है। आप एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने से पहले होता है, ठीक है। वाई डाटा प्री प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट? रियल वर्ल्ड डाटा इज मैसी एंड इज often created, processed and stored by a variety of humans, business process and application. As a result, a data set may be missing, individual field contain manual input errors or have duplicate data or different names or describe the same thing.
डाटा अब यहाँ पे ये है कि अहमियत क्या चीज़ होती है, प्री प्रोसेसिंग की अहमियत क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो आपका पहला जो पॉइंट था उसके अंदर ये था कि भाई मैसी रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर था कि असल जो है ना आपके पास दुनिया का जो बेसिकली डाटा है अक्सर बेसिकली वो मैसी ही होता है, ठीक है। और ये बेसिकली मुख्तलिफ लोगों या फिर बिजनेसेस प्रोसेस या एप्लीकेशन के जरिए मतलब क्रिएट प्रोसेस और स्टोर किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि एक हॉस्पिटल का पेशेंट का जो है डाटा जो अलग अलग डिपार्टमेंट से आता है। अब उसमें ना कुछ पेशेंट्स के डिटेल जो होते हैं वो मिसिंग हो सकते हैं, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है या फिर एड्रेसेस हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड बात यहाँ पर डिस्कस की जा रही है एरर्स की और इनकंसिस्टेंट, मतलब कि आपके पास एक डाटा सेट में ना इंडिविजुअल फील्ड मिसिंग हो सकती है, मैनुअल इनपुट एरर हो सकते हैं या डुप्लीकेट मतलब एंट्रीज हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर किसी कस्टमर का नाम अली है, ठीक है, अली है या फिर कस्टमर का नाम मुनीब है, कस्टमर का नाम है मुनीब खान, ठीक है, और एक जगह जो है आपके लिखा हुआ है एम डॉट खान, ठीक है, एम डॉट, तो क्या होगा ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बेसिकली डाटा एनालिसिस को आप क्या, ठीक है, मुश्किल बेसिकली बना देता है। अब लास्ट टॉपिक है कि ह्यूमन कैन आपके पास ऑफन आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई दीज प्रॉब्लम इन द डाटा दे यूज इन द लाइन ऑफ बिजनेस, बट डाटा यूज टू ट्रेन मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिथम नीड टू ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है कि भाई इंसान ना अक्सर अपने बिजनेस में ना इस्तेमाल होने वाले डाटा को बेसिकली पहचान सकता है और उसकी प्रॉब्लम्स को जो है दुरुस्त कर सकता है, लेकिन मशीन लर्निंग या फिर कोई भी डीप लर्निंग एल्गोरिथम को ना ट्रेन करने के लिए डाटा को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करना जरूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका जो है एक मशीन लर्निंग का बेसिकली मॉडल आप ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो कस्टमर बिहेवियर को प्रोडिक्ट करता है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे अपने डाटा को पहले से ही क्लीन करना पड़ेगा ताकि कोई भी एरर जो है ना और इनकंसिस्टेंट मॉडल की एक्यूरेसी को अफेक्ट ना करे। अब ये आपके पास कुछ है कि एनएलपी डाटा और टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट स्टेप इज द बिल्डिंग मॉडल को बिल्ड करना है, तो ये पहला स्टेप है आपके पास। तो ये कुछ स्टेप्स हैं आपके पास, टोकनाइजेशन, क्लीनिंग, लोअर केसिंग, स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टैमिंग, लिमिटाइजेशन। अब क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनएलपी क्या चीज़ होती है पहले ये तुम लोग बताओ, नीचे कमेंट करना, मैं फिर भी तुम लोगों के अपने मतलब की राय जानूंगा कि तुम क्या होता है। बट मैं तुम लोगों को बता देता हूँ एनएलपी बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। इसमें बेसिकली ना डाटा या टेक्स्ट प्रोसेसिंग मॉडल बनाने का बेसिकली पहला कदम होता है, ठीक है। और इसमें मतलब मुख्तलिफ आप टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो है ना स्टेप्स को आप बेसिकली यहाँ पर जो है शामिल किया हुआ है, जो कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। टोकनाइजेशन क्या होती है कि भाई टेक्स्ट को ना छोटे छोटे हिस्सों में मतलब कि टोकन्स में जो है ना तब्दील करना, ये चीज़ टोकनाइजेशन हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर बहुत प्रॉपर्ली डिस्कस किया हुआ है, तो वो देख लेना लेक्चर, तुम्हें इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तुम्हें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि भाई डाटा से ना अननेसेसरी करैक्टर्स या सिंबल, कोई भी सिंबल्स हैं उनको हटाना, जैसे पंक्चुएशन मार्क या स्पेशल करैक्टर। लोअर केसिंग का मतलब ये होता है कि हर लफ्ज़ को छोटे लेटर में तब्दील करना ताकि केस सेंसिटिविटी का मसला हल हो जाए। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है ना, आप बड़ा लिख देते हो, वहाँ पे आपको लोअर केसेस लिखने होते हैं, ये चीज़ है। स्टॉप वर्ड्स रिमूवल मतलब कि उन लफ्ज़ों को मतलब कि हटाना, ठीक है, उन लफ्ज़ों को हटाना जो एनालिसिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, जैसे मतलब कि और क्या है, इस तरह से कुछ वर्ड्स आपके हो सकते हैं। स्टैमिंग क्या चीज़ होती है, स्टैमिंग का मतलब ये होता है लफ्ज़ों को मतलब के ना लफ्ज़ों को उनके मतलब के रूट फॉर्म में जो है तब्दील करना है, जैसे कि भाई रनिंग है ना, तो रनिंग को रन में बेसिकली बदलना, ये बेसिकली स्टैमिंग कहलाता है। और लिमिटाइजेशन क्या चीज़ होती है, लफ्ज़ों को उनकी बेस फॉर्म या फिर उनकी जो है ना डिक्शनरी फॉर्म में आपने तब्दील करना, जैसे कि भाई बैटर को जो है आप गुड में बदल देना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास ये डाटा प्रोसेसिंग है। अब आपके पास डाटा क्लीनिंग के बारे में। अच्छा जी, डाटा क्लीनिंग क्या है कि डाटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और रिमूवल करप्टेड, incorrectly formatted, duplicate or incomplete data with the data sets. If data is incorrect, outcome and algorithms are unreliable, even through they may look correct. मतलब कि भाई डाटा क्लीनिंग क्या चीज़ है पहले तो ये समझना है। डाटा क्लीनिंग बेसिकली समझ लो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनकरेक्ट हो जाए या फिर करेक्टेड या इनकरेक्टली फॉर्मेटेड, डुप्लीकेट या इनकम्प्लीट डाटा को जो है ना डाटा सेट से, ठीक है, हटा दिया जाता है। और अगर डाटा गलत है तो आउटकम और एल्गोरिथम्स भी जो है अनरिलायबल्स होते हैं, चाहे वो देखने में सही लग रहे हों, ठीक है। डाटा जो होता है, डाटा क्लीनिंग का जो बेसिकली एक डेफिनेट तरीका बेसिकली नहीं होता, क्योंकि मतलब कि आप हर डाटा सेट के लिए मुख्तलिफ होता है, सही है। अब आपने यहाँ पे जो है किस तरीके से आपने डाटा सेट को क्लीन करना है यहाँ पे आप बता रहे हैं, ठीक है। Data cleaning is an important step in the data pre-processing pipeline, as it helps to ensure that your data is accurate and ready for further analysis. While the technique used for data cleaning may vary according to the types of data in company stores, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके पास इधर जो है स्टेप्स बताए हुए हैं इन्होंने, जो कि आपको ये बता देगा कि डाटा को कैसे एक्यूरेट करना है और एनालाइज किस तरीके से करना है। टेक्निक्स हैं आपके पास, जैसे आपके फर्स्ट यहाँ पर इन्होंने दी हुई है क्लीन कैसे करना है डाटा को, कि भाई आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यू, चेक इफ एनी कॉलम हैव मिसिंग वैल्यूज एंड डिसाइड हाउ टू हैंडल देम। यू कैन ईदर ड्रॉप द रॉ और fill the missing value with appropriate values such as mean, median or mode and other statistical methods। मतलब कि भाई पहले सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि मतलब कि किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपके पास एक सेल्स डाटा सेट है, ठीक है,
एक सेल्स का आपके पास डाटा सेट है जिसमें कुछ कस्टमर ईमेल एड्रेस जो है वहाँ पर मिसिंग है, तो आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिकली ये तो उन रॉ को ड्रॉप आप खत्म कर दो उन रॉ को, ठीक है, या फिर मिसिंग वैल्यू का जो है ना कोई भी उसके अंदर मीन मीडियन कुछ भी आप उसके अंदर भर सकते हो। थर्ड सेकंड चीज़ है डुप्लीकेट को रिमूव करना, चेक फॉर डुप्लीकेट रॉज एंड रिमूव देम फ्रॉम योर डेटा सेट। मतलब कि डुप्लीकेट्स रॉ को चेक करें और उन्हें जो है ना अपने डेटा सेट से हटा दें। अगर किसी कस्टमर्स का रिकॉर्ड 2 बार मौजूद है तो आप क्या करेंगे, आप एक एंट्री को रिमूव करेंगे ताकि एनालिसिस जो होगी आपकी वो एक्यूरेट हो। हैंडल आउटलायर्स, मतलब कि आइडेंटिफाई एंड हैंडल एनी आउटलायर्स इन योर डेटा, दीज कैन क्यू योर एनालिसिस। मतलब कि आउटलायर आपके जो आउटलायर्स है ना उसका भी सामना, अब डेटा में किसी भी आउटलायर्स की जो है ना पहचान करें और उन्हें जो है ना हैंडल करें, क्योंकि बेसिकली ना ये आपके एनालिसिस को, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके सेल्स डेटा में किसी कस्टमर का टोटल परचेज, ठीक है, 1 लाख रुपये 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, अब जबकि दूसरे कस्टमर का एवरेज जो है 5,000 रुपये है, तो ये बेसिकली एक आउटलायर है। आप इसे चेक करने के बाद जो है डिसाइड कर सकते हैं कि इसे बेसिकली रिमूव करना है या फिर आपने एडजस्ट करना है। आप चेक फॉर इनकंसिस्टेंट, लुक फॉर एनी इनकंसिस्टेंसी इन योर डाटा सच एज इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग एंड मिस्ड लेबल कैटेगरी, रिमूव अननेसेसरी कॉलम, आइडेंटिफाई एंड रिमूव एनी कॉलम दैट आर नॉट रिलेवेंट टू एनालिसिस, चेक फॉर डाटा टाइप्स inconsistent, ensure that all the column have the correct data type, examples, the column that should contain numeric value should not have non-numeric values। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, आपने इनकंसिस्टेंस को चेक करना है, मतलब कि डाटा में किसी भी इनकंसिस्टेंसी की तलाश करें, जैसे मतलब कि इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट हो या मिसएबल कैटेगरीज हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलम है कुछ आपके पास एंट्रीज है एक्टिव और कुछ जो है आपके पास, मतलब कि कुछ में आपके पास कैपिटल आपने एक्टिव लिखा हुआ है, ए कैपिटल हुआ है, कुछ में आपने स्मॉल लिखा हुआ है, तो आप इन्हें ना कंसिस्टेंस बनाने के लिए सबको जो है ना आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं। समझ में आया किस तरीके से? ये देखो, अब आपके पास जैसे कि एक डाटा सेट है, ठीक है, आपके पास एक डाटा सेट है जहाँ पे वहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से आपके पास जो है उधर एक्टिव लिखा हुआ है, ए आपका कैपिटल है, और कुछ हाफ जो आपके पास डाटा सेट से वहाँ पे ए स्मॉल लिखा हुआ है, तो इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए सबको आपने कैपिटल लिख देना है, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव में आप बेसिकली तब्दील कर सकते हैं, ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। अननेसेसरी कॉलम्स को हटाना, वो क्या चीज़ है कि भाई ऐसे कॉलम की बेसिकली पहचान करें आप जो बेसिकली आपके एनालिसिस के लिए रेलेवेंट नहीं है और उन्हें बेसिकली हटा दें। देखो अगर सिर्फ आपको जो है ना कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करना है तो कस्टमर आईडी आपके एनालिसिस के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ कस्टमर का बिहेवियर देखना है तो आईडीज आपके लिए नीड नहीं है, तो आप आईडीज को हटा सकते हैं। ये चीज़ बेसिकली होता है रिमूव अननेसेसरी कॉल, ठीक है, अननेसेसरी कॉलम। डाटा टाइप की इनकंसिस्टेंस को किस तरह चेक करना है, ये बेसिकली आप इंश्योर करें कि सब कॉलम का बेसिकली सही डाटा टाइप हो, ठीक है। अब वो किस तरीके से है कि अगर बेसिकली आपके पास एक कॉलम है जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को बेसिकली कंटेन करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ टेक्स्ट वैल्यूज हैं, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई करके जो है दुरुस्त बेसिकली कर सकते हैं। तो इसकी छोटी सी अगर कंक्लूजन मैं तुम्हें बताऊं तो डाटा क्लीनिंग, डाटा प्री प्रोसेसिंग का एक अहम कदम है, ठीक है। वो करता क्या है कि जो आपको ना बेसिकली ये इंश्योर करने में मदद करता है कि भाई आपका डाटा एक्यूरेट है और अगले बेसिकली एनालिसिस के लिए तैयार है, और बेसिक स्टेप्स को आप फॉलो करने से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इफेक्टिव फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब वो फ्रेमवर्क क्या होगा, वो फ्रेम अगर आपको बेसिकली जो है इसमें जो है और ज़्यादा आसानी हो सकती है, ठीक है। अब क्या आ गया आपका कोडिंग, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर इसको समझना है। अभी कोडिंग जिसने पाइथन पढ़ी हुई है उसके लिए समझना बहुत आसान होगी, और जो बेसिकली जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं जिनको कोडिंग का आइडिया नहीं है, मैं उनको फेस टू फेस समझाऊंगा एक एक चीज़ें, तो इंशाल्लाह उनको समझ में आ जाएगा कि आप अपने डाटा को किस तरीके से क्लीन कर सकते हो। कोई भी डाटा सेट हो, पाइथन पाइथन जो है वो क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसकी मदद से आप कैसे कर सकते हो, मैंने कोडिंग भी लिख दी है। अब देखो पाइथन एज अ नंबर्स ऑफ पावरफुल लाइब्रेरीज दैट यू कैन यूज फॉर डाटा क्लीनिंग सच एज पांडास एंड नंपाई। मतलब पाइथन के पास जो है ना डाटा क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि आपके पास पांडास हो गया या नंपाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हियर आर सम जनरल स्टेप यू कैन टेक क्लीन योर डाटा यूजिंग पांडास, मतलब ये कि आप पांडास को इस्तेमाल करते हुए डाटा क्लीन करने के पीछे कुछ जनरल स्टेप जो है यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं। अब इन्होंने वैसे तो सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट ये चीज़ जो है, एक मिनट, ये चीज़ जो है ये जो तुम लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं इंपोर्ट लाइब्रेरीज हो रही है, इंपोर्ट डाटा सेट, ये तुम्हें यहाँ पे कमेंट ऑलरेडी दे दिया है इन्होंने, मतलब कि इस चीज़ के अंदर हो क्या रहा है, इसमें डाटा सेट को इंपोर्ट किया जा रहा है, ऊपर लाइब्रेरी डिफाइन की जा रही है, नीचे आपको जो है ये किया जा रहा है मिसिंग वैल्यूज, इस तरीके से। अब ये पेपर्स के अंदर आपको जो है ना कोई भी डाटा सेट्स बना के दे देंगे, उसके अंदर आपको डाटा को क्लीन भी करना होगा, पहले बताना होगा कि भाई कौन सी रॉ के अंदर आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं, कौन सी आपके पास जो है इनकंसिस्टेंस हो रही हैं, वो सब कुछ, और फिर आपको ये कोड भी डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब किस तरीके से, तो देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा इंपोर्ट पांडास एसपीडी, इंपोर्ट नंपाई एस एनपी, ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ हम ना पांडा और नंपाई लाइब्रेरीज को बेसिकली कर क्या रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं, और पांडास बेसिकली करता क्या है, पांडास यूज कहाँ पे होता है, पांडा बेसिकली डाटा मैनिपुलेशन के लिए जो है हम यूज कर रहे होते हैं, और नंपाई को हम जो है ना न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने यहाँ पे कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास, हम यहाँ पर सेकंड चीज़ जो है इधर डाटा सेट्स को इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है, जो कि आप देख रहे होंगे डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट रीड सी वी सी और फिर योर डैश डाटा सेट्स डॉट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस लाइन में बेसिकली ना हम ये कर रहे हैं कि अपने डाटा सेट्स को ना
CSV फाइल, जो आपकी एक्सेल की फाइल्स होती हैं, CSV फाइल से जो है रीड कर रहे हैं और उसे बेसिकली डाटा फ्रेम में आपके पास DF, डाटा फ्रेम में क्या कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं, डाटा फ्रेम के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ समझ में आ गई। अब आप मिसिंग वैल्यूज की पहचान के लिए ये बेसिकली आप थर्ड चीज़ कर रहे हो। ठीक है, ये अब अगर पेपर्स के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप जो अगर क्लीनिंग के अंदर कोई वैल्यूज मिसिंग हो जाती है उसका पाइथन क्या होगा, तो ये होगा मिसिंग डैश वैल्यू DF डॉट इज नल डॉट सम और DF इज इक्वल DF डॉट ड्रॉप ना, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब देखो यार इसके अंदर क्या है, इस नल फंक्शन, ये क्या होता है, इस नल, तो ये बेसिकली ये फंक्शन ना एक तरीके से चेक करता है कि डाटा सेट्स में कहीं मिसिंग वैल्यू है या नहीं, तो इसलिए यहाँ पे इज नल लगाया हुआ है। और ड्रॉपना फंक्शन क्या चीज़ होती है, जो DF तो मैंने तुम्हें बता दिया आपके पास डाटा फ्रेम्स है, तो ड्रॉपना क्या चीज़ होती है, इस फंक्शन का बेसिकली इस्तेमाल करके ना हम उन रॉस को बेसिकली हटा रहे हैं जहाँ बेसिकली मिसिंग वैल्यूज है। पहले उसने चेक किया ऊपर कि भाई आपका नल है, ठीक है, यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यूज है या नहीं, अगर होगी तो फिर DF इजिकल्स टू जो डाटा फ्रेम है उसको आपने ड्रॉप ना कर दिया, मतलब ये कि जो रॉज मतलब कि उसको हटा रहे हैं जो आपकी मिसिंग वैल्यू है। अब इसके बाद डुप्लीकेट को रिमूव, डुप्लीकेट को हटाना, जो कि है DF इजिकल टू DF डॉट ड्रॉप दैट डुप्लीकेट्स, मतलब इसमें क्या है, यहाँ डुप्लीकेट रॉस को जो है वो रिमूव कर रहे हैं, क्यों, ताकि एनालिसिस करने में जो है ना कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपके पास इधर थोड़ी मेन चीज़ है, इधर है आउटलायर्स को हैंडल करना। ठीक है, हैंडल आउटलायर्स, अब यहाँ पे जैसे कि Q1 इज इक्वल टू DF डॉट आपके पास क्वांटाइल है 0.25 और फिर Q3 आपके पास DF डॉट क्वांटाइल है 0.75, ये पूरा फॉर्मूला है आपके पास Q3 माइनस Q1। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास इस तरीके से, मतलब क्वांटाइल की कैलकुलेशन क्या है कि पहले बेसिकली ना किस तरीके से हुआ है कि हम पहले जैसे कि फर्स्ट Q1 और Q3 जो है क्वांटाइल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये दो क्वांटाइल्स आपके पास वैल्यू गिवन होगी, अगर नहीं हुई तो आप उनसे पूछिएगा क्वांटाइल की वैल्यू क्या है, ये दो वैल्यूज जो आपको दी है 0.25 इसको आप कैलकुलेट करोगे, फिर IQR की कैलकुलेशन करोगे। IQR क्या है, IQR का मतलब होता है इंटर क्वांटाइल रेंज, आप एक रेंज निकालते हो इंटर क्वांटाइल रेंज, ठीक है, जो मतलब कि Q3 और Q1 के जो है ना दरमियान का एक फर्क होता है। सही है, और फिर उसके बाद जो है आउटलायर रिमूवल, इस लॉजिक से हम जो है आउटलायर्स को जो है डिटेक्ट करते हैं और उन्हें जो है हटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपके पास होता है। उसके बाद आपके पास चेक फॉर इनकंसिस्टेंस को आप चेक कर सकते हो, यहाँ बेसिकली हम ना किसी कॉलम में आपके पास इनकंसिस्टेंट को दूर कर रहे हैं, अगर कोई इनकरेक्ट वैल्यू है तो उसे बेसिकली करेक्ट वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। वो कैसे, डाटा फ्रेम में आपके पास कोई भी कॉलम का नाम होगा, अगर वहाँ पे कोई इनकंसिस्टेंट हो रहा है, कोई इस तरीके से कि आपके पास स्मॉल में लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिखा हुआ है स्मॉल में मुनीब, M स्मॉल है, और कहीं पे मेरा नाम लिखा हुआ है कैपिटल से M कैपिटल में, तो वो बेसिकली मैंने रिप्लेस करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, मेरा डाटा फ्रेम कॉलम का नाम आ जाएगा जैसे मुनीब, ठीक है, हम रिप्लेस कर देंगे करेक्ट वैल्यू उस पर, आपके पास पूरा कॉलम का नाम आएगा, आप रिप्लेस कर दोगे इनकरेक्ट जो वैल्यूज है आपके पास मुनीब था उसको करेक्ट वैल्यूज के साथ जो कैपिटल मुनीब से वैसे, ठीक है, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू, ये पूरा फॉर्मूला लगा दोगे तो वो चीज़ जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। एंड देन आफ्टर दैट आपके पास जो है रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स। ठीक है, अननेसेसरी कॉलम्स कैसे आपने रिमूव करना है, तो अननेसेसरी कॉलम्स को आपने इस तरीके से, तो इस लाइन में ना बेसिकली हम किसी ऐसे कॉलम्स को ड्रॉप कर रहे हैं बेसिकली जो हमारे एनालिसिस के लिए रेलेवेंट बेसिकली नहीं है, तो ये भी फॉर्मूला होता है डाटा फ्रेम इज इक्वल्स टू DF डॉट ड्रॉप, और कॉलम जो भी आपका कॉलम होगा आप उसका नाम लिखोगे, एक्सेस इज इक्वल्स टू 1, पूरा ऐसे लिखोगे, आपका बेसिकली क्या होगा, कॉलम जो है वो ड्रॉप हो जाएगा जो कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। एंड लास्ट चीज चेकिंग डाटा टाइप इनकंसिस्टेंट, यूज दिस डी टाइप फंक्शन टू चेक द डाटा। ठीक है, अब इधर क्या है हमारे पास, डाटा टाइप की जो है इनकंसिस्टेंस को आप चेक कर रहे हो, यहाँ बेसिकली ना एक तरीके से इंश्योर कर रहे हैं क्या चीज़ के भाई कॉलम का डाटा टाइप सही है, अगर कोई कॉलम बेसिकली न्यूमेरिकल होना चाहिए तो उसे बेसिकली इंटीजर टाइप में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे छोटे से आपके पास ये चीज़ें थी। ठीक है, और आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें कि भाई आपने डाटा फ्रेम कॉलम का नेम लिया, फिर उसके बाद कॉलम का नेम आपने उसके टाइप इंट कर दिया, डाटा टाइप नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक नोट है आपके पास कि दिस कोड demonstrate how you can use pandas function to clean your data such as is null, drop not, drop dash duplicate, quantile, replace and as type। मतलब कि ये जो आपके पास ऊपर कोड था, ये जो पूरा हमने कोड पढ़ा है, ठीक है, इस कोड के अंदर इन चीज़ों के हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। इस कोड में बेसिकली ये बेसिकली दिखाते हैं कि आप ना पांडास के बेसिकली आम फंक्शंस का इस्तेमाल करके अपने डेटा को बेसिकली क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि इज नल का कॉन्सेप्ट हो गया था, ड्रॉप ना हमने पढ़ लिया यहाँ पे, ड्रॉप डैश डुप्लीकेट हो गया, क्वांटाइल का हो गया Q3 और Q वाला। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस का हो गया, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इनकंसिस्टेंस को। ठीक है, और एएस टाइप हो गया जो कि आपके पास यहाँ पे ये वाला है, इनकंसिस्टेंस को आप डेटा टाइप को कैसे कर सकते हो। अगेन कीप इन माइंड दैट द स्पेसिफिक स्टेप यू विल टेक विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ डाटा, मतलब कि हमेशा एक बात आपने याद रखनी है भाई, ये जो बेसिकली स्पेसिफिक स्टेप्स आप ले रहे हो वो बेसिकली आपके डाटा के टाइप और एनालिसिस के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपको किसी और, ठीक है, तो जो आप बेसिकली काम कर रहे हो और फिर उसके बाद नेचर ऑफ एनालिसिस पे बेसिकली ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश है कि आपके पेपर्स में डाटा डिफरेंट आ सकता है, डाटा पूरा बना हुआ आएगा, उसमें सबसे पहले आपने ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से, कि कैसे आपने क्लीन करना है अपने डाटा को। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर, यूनिवर्सिटी सेमेस्टर्स के अंदर ये इस तरीके से आ सकता है कि आपने उसके अंदर जो आपको टेबल दे दिया जाएगा डाटा का, उसमें आपने मिसिंग वैल्यूज, रिमूव डुप्लीकेट्स, आउटलायर्स को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद देन आपने ये कोडिंग्स भी लिखनी पड़ेंगी, जिसमें आपने लाइब्रेरीज वही लगाओगे, लाइब्रेरीज चेंज नहीं होंगी।
ठीक है। फिर आपने अगर वो आपसे बोल देते हैं, 2-3 पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि मुझे डेटा सेट इंपोर्ट करके बताओ, मिसिंग वैल्यूज जो अगर आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें डेटा सेट दिया मैंने, उसके अंदर मिसिंग वैल्यू बहुत है, तो मिसिंग वैल्यू का यही पूरा लगाओगे, डी एफ इजिकल डी एफ डॉट ड्रॉप ना। अगर डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो डुप्लीकेट्स के लिए लगाओगे। क्वांटाइल लाजमी तुम्हें निकालना है, क्योंकि इसके बीच की वैल्यू निकलेगी तुम्हारे पास, आई क्यू आर निकलेगी, इंटर क्वांटाइल रेंज निकल जाएगा तुम्हारे पास। तो ये तुम्हें निकालना है। तुम्हें ये वैल्यूज दे दी होगी, नहीं दी तो तुम पूछ सकते हो। उसके बाद तुम्हें अगर बोलते हैं इनकंसिस्टेंस को चेक करो, तो तुम कॉलम नेम के साथ उसको चेक कर सकते हो, रिमूव करने बोलो रिमूव भी कर सकते हो। जो डी एफ डॉट ड्रॉप, कॉलम नेम डालो और ड्रॉप कर दो। ठीक है। अब कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ क्वालिटी डाटा। देखो वैलिडिटी क्या होता है, द डिग्री टू विच योर डाटा कंफर्म टू डिफाइन बिजनेस रूल और कंसिस्टेंट। मतलब कि ये डाटा की ना, मतलब ये डाटा बेसिकली एक तरीके से वो दर्जा है जो बेसिकली डिफाइन बिजनेस रूल या फिर आपके कंस्ट्रेंट के साथ जो है वो मिलता है। ठीक है। अब कैसे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ना, आपका डाटा मतलब कि किसी कस्टमर की एज को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एज की वैल्यू 0 से कम या फिर 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली आपकी वैलिडिटी है। एक्यूरेसी क्या होती है, इंश्योर योर डाटा इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। मतलब कि ये आपने इंश्योर करना है कि आपका डाटा असल वैल्यू के करीब हो। मतलब अगर किसी के पास किसी प्रोडक्ट की प्राइस है, तो ये प्राइस मार्केट वैल्यू के साथ मिलनी चाहिए, वो एक्यूरेसी होती है। अब कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, डिग्री टू विच ऑल रिक्वायर्ड डाटा इज नोन। ये बेसिकली एक तरीके से ये है, ये दिखाता है कि मतलब ना आपका सारा रिक्वायर्ड डाटा मतलब है कितना नोन है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपका कस्टमर डाटा में कुछ ईमेल एड्रेस मिसिंग है, तो ये इनकम्प्लीट डाटा है। ठीक है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब इंश्योर योर डाटा कंसिस्टेंट विद द सेम डाटा सेट और अक्रॉस मल्टीपल डाटा सेट्स। मतलब ये इंश्योर ये करता है कि आपका डाटा सेट में जो है मल्टीपल डाटा सेट्स में कंसिस्टेंट हो। अगर एक कॉलम में कस्टमर का नाम जो है अली है फॉर एग्जांपल, और दूसरे कॉलम में ए खान है, तो ये बेसिकली क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इसको कंसिस्टेंस बना। ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी मतलब डिग्री टू विच द डाटा इज यूजिंग द सेम यूनिट ऑफ मेजर। मतलब कि ये बेसिकली ये दिखाता है कि भाई डाटा को सेम यूनिट ऑफ मेजर में आपने स्पेसिफाई किया गया है। जैसे अगर आपके पास सेल्स डाटा है और कुछ एंट्रीज डॉलर में है और कुछ रुपीज़ में, तो ये अनइन्फॉर्मिटी की कमी है। अब हाउ टू ऑप्टिमाइज डाटा क्लीनिंग प्रोसेस फॉर लार्जर डाटा सेट्स। बड़ा डाटा सेट्स तो कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइजिंग अ डाटा क्लीनिंग process for large data sets involve implementing efficient strategies, tools, and technique to handle the volume, complexity, and diversity of the data efficiency। तो सबसे पहले आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो ऑप्टिमाइज करने के लिए डाटा क्लीनिंग प्रोसेस को लार्ज डाटा सेट के लिए, जिसमें ऑटोमेटेड क्लीनिंग टेक्निक्स एंड टूल्स हैं। ठीक है। इसके अंदर ये है कि भाई रिपीटेटिव टास्क को ना हैंडल करने के लिए आपने ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करें, जैसे मिसिंग वैल्यूज या फिर आपके आउटलायर्स की डिटेक्शन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आप ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो हर रॉ के जो है चेक करें और मिसिंग वैल्यूज के जो है उसके अंदर भर जाएं। ठीक है। use parallel processing can help speed up the data gain by processing multiple data stream simultaneously। मतलब कि भाई पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके आप डाटा क्लीनिंग प्रोसेस को जो है तेजी से बिजली कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मतलब आप ना एक साथ मल्टीपल डाटा स्ट्रीम को प्रोसेस करते हैं। जैसे अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्लस्टर में जो है मल्टीपल प्रोसेस को इस्तेमाल करके डाटा को पैरेलली जो है वो क्लीन कर सकते हैं। थर्ड चीज़ क्या होता है, इंक्रीमेंटल क्लीनिंग एंड अपडेट। फोर्थ चीज़ होता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। थर्ड चीज़ आपके पास क्या है कि डाटा को धीरे धीरे बेसिकली आपने क्या करना है, क्लीन करना है, और साथ में आपने उसको अपडेट को जो है ना रेगुलर बेसिस पर आपने जो इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मैं एग्जांपल आपको एक दूं कि भाई हर वीक ना कुछ आपने नया बेसिकली डाटा आता है, तो इससे बेसिकली आप अलग से क्लीन जो है वो कर सकते हैं और फिर पुराने डाटा के साथ जो है वो मर्ज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ऐप क्लीनिंग प्रोसेस की जो है ना, जैसे कि आपके पास डाटा क्लीनिंग प्रोसेस की परफॉर्मेंस को आपने मॉनिटर करना है कि भाई जहाँ बेसिकली ज़रूरी हो रहा है वहाँ उसको ऑप्टिमाइजेशन आपने इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे आप लोग फाइल या फिर कोई मैट्रिक जनरेट कर सकते हैं, कोई भी फाइल या फिर कोई मैटर। क्यों, क्योंकि ताकि ये बेसिकली जान सकें कि क्लीनिंग प्रोसेस कितना आपका जो है वो एफिशिएंट है। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास डाटा क्लीनिंग के यहाँ पे टूल्स हैं कि फ्रॉम एनीवन वर्किंग विद द डाटा राइट क्लीनिंग टूल्स एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर टूल किट्स। मतलब कि डाटा के साथ काम करने वाले ना किसी भी शख्स के लिए जो है सही डाटा क्लीनिंग टूल आपके टूल किट का एक एसेंशियल हिस्सा है। और ये कुछ आपके मशहूर टूल्स हैं, जिसमें ओपन रिफाइन है। ये टूल बेसिकली करता क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टूल बेसिकली डाटा को क्लीन करने और ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसे बेसिकली लार्ज डाटा सेट्स पर जो है अप्लाई आप कर सकते हो। आप इसको जो है कंप्यूटर पर सर्च आउट कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और डाटा क्लीनिंग के टूल्स को आप देख सकते हो कौन कौन से। ठीक है। उसके बाद आपके पास है ट्रीफैक्टा। ट्रीफैक्टा बेसिकली डाटा प्रिपरेशन और क्लीनिंग के लिए ना एक पावरफुल टूल है जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड आपको कर रहा होता है। फिर आपके पास व्रिंगलर भी जो है, ये भी एक है। ये भी बेसिकली ये टूल जो है ना डाटा व्रिंगिंग के लिए यूज़ होता है। वो क्या चीज़ होती है,
वो डाटा को ना मतलब कि एक्सप्लोर और उसको क्लीन करने में जो है ना मदद करता है। एंड आफ्टर दैट आपके पास जो है विन प्योर क्लीन एंड मैच है। ठीक है, ज़्यादातर जो है ओपन रिफाइंड यूज़ होता है, मैं भी ओपन रिफाइंड भी यूज़ करता था। ठीक है, ये बेसिकली टूल ना डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करने और डाटा को ना मैच बेसिकली जो है ना करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपका कोई भी डाटा जो है एक तरीके से डुप्लीकेट आ रहा है, उसको रिमूव करना है, तो विन प्योर क्लीन एंड इसको कर सकते हो। तो इन टूल्स का इस्तेमाल करके ना आप अपने डाटा क्लीनिंग प्रोसेस को जो है ना आसान और इफेक्टिव जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। दिस इज बेसिकली लास्ट टॉपिक। हमने अपना डाटा क्लीनिंग का कंप्लीट टॉपिक कर लिया। ये बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारा लेक्चर 10 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इन्फ्लेक्शंस क्या चीज़ होती है? Inflection is a process of word formation in which a word is modified to express different grammatical categories such as tense, case, voice, aspect, person, numbers, ये सारी चीज़ें। मतलब कि इन्फ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें मतलब कि एक लफ्ज़ को बेसिकली मुख्तलिफ ग्रामेटिकल कैटेगरीज को ज़ाहिर करने के लिए तब्दील किया जाता है। अब उसमें क्या क्या शामिल है? टेंस, मतलब कि लफ्ज़ लफ्ज़ का वक्त जो है ना दिखाना, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये टेंसेज है आपका। जैसे खाना क्या होता है? टू ईट। खाया क्या होता है? एट। ठीक है, और खाएगा का मतलब क्या होता है? विल ईट। इस तरीके से इसमें तब्दील करना। केस क्या चीज़ होती है? केस का मतलब ये होता है कि भाई लफ्ज़ का बेसिकली मकाम या फिर कोई रिलेशन दिखाना, जैसे कि भाई अ, ठीक है। उसके बाद वॉइस क्या होता है? लफ्ज़ का बेसिकली काम का किस तरह दिखाना, जिसमें एक्टिव और पैसिव होता है। जैसे कि अली ने खाना खाया, अली एट फूड। ठीक है, खाना अली के द्वारा खाया गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि भाई द फूड वॉज इटन बाय अली में बेसिकली ये तब्दील कर जाना। अली के द्वारा मतलब कि अली कैसे खाया गया, तो ये चीज़ है। एक्सपेक्ट क्या चीज़ होती है? कि भाई लफ्ज़ का बेसिकली ना काम की हालत या शक्ल बेसिकली दिखाना, मतलब कि कंप्लीटेड या ऑन वे। जैसे कि वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। हाँ, वो खेल चुका है तो ही हैज़ प्लेड, तो ये एक्सपेक्ट कहलाता है। पर्सन क्या चीज़ होती है? पर्सन बेसिकली ये होता है कि भाई लफ्ज़ का बेसिकली मकाम दिखाना, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। और तुम खेलते हो, यू प्ले। इस तरीके से मैं खेल रहा हूँ फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तुम खेलते हो, यू प्ले सेकंड पर्सन है। तो फिर थर्ड पर्सन क्या है? दे प्ले, वो खेलते हैं, तो वो आपका थर्ड। नंबर्स क्या चीज़ होता है? लफ्ज़ का सिंगुलर या प्लूरल होना, जैसे कि किताब होता है वो बुक है, किताबें होंगी तो बुक्स। ठीक है, जेंडर मतलब कि लफ्ज़ का जेंडर दिखाना, जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन आपने पढ़ा होगा, लड़का बॉय, लड़की गर्ल। ठीक है, उसके बाद आपके पास है मूड। मूड क्या चीज़ होती है? लफ्ज़ जो भी अल्फाज है ना, या फिर आपके लफ्ज़ का बेसिकली जो है जज्बा और हालात दिखाना, जिसको आप जो है इंडिकेटिव कह सकते हो, या फिर आप उसको इम्पेरेटिव कह सकते हो। इंडिकेटिव और इम्पेरेटिव ये सारी चीज़ें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, खेलो प्ले, क्या हुआ? ये बेसिकली हुक्म है। ठीक है, अब एनिमेसी का मतलब क्या होता है? कि भाई लफ्ज़ का ना ज़्यादा या फिर लफ्ज़ का बेसिकली जिंदा या फिर बेजान होना, ये बेसिकली एनिमेसी होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास इंसान है, ह्यूमन, और पत्थर है तो वो स्टोन है, तो भाई एक आपके पास जिंदा या बेजान, इस तरीके से। और आपके पास जो है डेफिनेटनेस का मतलब ये है कि भाई लफ्ज़ का वाज़े होना या ना होना, जैसे एक लड़का, अ बॉय, वो लड़का, द बॉय। तो इन्फ्लेक्शन जो होता है ना, इन्फ्लेक्शन बेसिकली लफ्ज़ को, एक कोई भी लफ्ज़ होता है उसको ग्रामेटिकल जो है ना मतलब कि दिखाने में मदद करता है। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा जो है हमारा लेक्चर नंबर 10 अलहमदिल्ला कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 11 को देखेंगे अच्छे तरीके से। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।